नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड के लोहिया महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज, आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने जो है वो पीछे के सभी जो व्याख्यान हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे टैक्सेबल इवेंट के बारे में पढ़ा और कुछ बेसिक बातें अपन इसकी अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन ये जो आज का अध्याय जो अपन शुरू कर रहे हैं ये एक सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि किसी भी जो जीएसटी की जो गणना होती है वो आपूर्ति के मूल्य पर डिसाइड होती है, और जब तक आपूर्ति का मूल्य ज्ञात नहीं कर लेते तब तक जीएसटी की गणना नहीं हो सकती। जैसे आपने पढ़ा होगा कि टैक्सेबल जो इनकम होती है उसी के ऊपर आयकर की गणना की जाती है, वैसे ही यहाँ पर आपूर्ति का मूल्य पहले डिसाइड किया जाता है और उसके बाद में ही उस पर निर्धारित दर से उसके ऊपर जो है जीएसटी की गणना की जाती है। तो कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए आपूर्ति मूल्य जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक मद हुई। आपूर्ति चाहे माल की हो या सेवा की हो, किसी भी प्रकार की आपूर्ति हो, उसके लिए धारा 15(1) के अनुसार जो है वो आपूर्ति का मूल्य जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं। पहले सेक्शन 15(1) जो है उसकी सीजीएसटी की, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर जो है उसके मूल्य को निर्धारण करने के लिए कहती है, आपूर्ति के मूल्य को। तो पहली बात तो ये होती है कि सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होती है वही जो है वो उसकी आपूर्ति का मूल्य होती है। अब बात ये होती है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू हम डिसाइड कैसे करते हैं। एक तो हमें ये देखना है इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन में जब अपन शुरुआत करेंगे तो, क्योंकि जब आपूर्ति का मूल्य डिसाइड करने के लिए मोटे तौर पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर दो प्रकार की बातें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो जब आपूर्ति का मूल्य जब ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिसाइड हो, और दूसरा है इसमें सेक्शन 15(4) के अंतर्गत रूल्स से डिसाइड हो, कुछ नियमों से डिसाइड हो। तो किस स्थिति में किससे निर्धारित होगा ये अपने को यहां पर देखना है। हम इसके पहले भाग में ये देखते हैं कि जो आपूर्ति का जो मूल्य है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से कैसे डिसाइड होता है। तो पहले तो हम यहां ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू होती क्या है और उसको हम निकालते कैसे हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरी बात यह कि ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिसाइड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर फॉलो होंगी तो ही उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे। यदि वो कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से उसका निर्धारण नहीं होगा। तो पहली बात तो जहां तक अपन ये है कि इसकी जो परिभाषा की बात अगर देखते हैं तो परिभाषा में सीधी सीधी सी ये कहती है, धारा 15(1) के अनुसार किसी भी माल या सेवा की आपूर्ति का मूल्य उसका व्यवहार मूल्य होगा, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, बशर्ते कि ये जो व्यक्ति हैं वो आपस में संबंधित नहीं हो, यानी रिलेटेड नहीं हो, और दूसरा कीमत ही एकमात्र प्रतिफल हो। ये सेक्शन 15(1) की ये डेफिनेशन है कि भाई आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्रापक आपस में संबंधित नहीं हो और उनके मध्य जो बीच में जो कीमत का ठहराव वो कीमत ही उनका एकमात्र प्रतिफल हो, इसके अलावा अन्य कोई प्रतिफल नहीं हो। तो ये बात कंडीशंस को पूरा करते हुए ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें तीन बातें आपको देखनी है। एक तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी वो जो कंडीशंस हैं उनको कैसे फिलअप किया जाता है। तो पहली बात ये हुई कि उसकी डिसाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स व्यक्ति दूसरे वाई व्यक्ति को किसी कीमत पर माल बेचता है, तो वो कहेगा कि ये हमारी लिस्ट प्राइस है। मोस्टली कई बार देखते हैं कि वो लिस्ट प्राइस है, फिर उसमें से डिस्काउंट देता है, छूट देता है, और फिर जो राशि आती है उसके ऊपर निर्धारित जीएसटी की रेट से कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात होती है कि भाई ये केवल और केवल मात्र कीमत उसके अंदर है, उसी को अपन व्यवहार मूल्य नहीं मानते हैं। एक तो ये हो गया कि सीधी सीधी लिस्ट प्राइस दे रखी है, सूची मूल्य दे रखा है, वही व्यवहार नहीं, ऐसा नहीं है। सूची मूल्य ही उसका व्यवहार मूल्य नहीं होता, कुछ इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो ऐड भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकता है। तो सूची मूल्य जो भी होता है उस सूची मूल्य या लिस्ट प्राइस को जो है उसको हम सबसे पहला आधार लेते हैं, वो उनकी एग्रीमेंट की प्राइस होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस होती है। अब इस जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ली गई है इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसी मदें जोड़ देते हैं यदि वो नहीं जुड़ी हुई है। अगर उस लिस्ट प्राइस में जुड़ी हुई है देन डजंट मैटर,
कोई बात नहीं, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यदि वो नहीं जुड़ी हुई है तो हम उनको जोड़ देंगे। वो आइटम कौन से हैं आपको इंपॉर्टेंट है, टू बी फ्रैंक आपको ध्यान रखना है कि वो यदि नहीं जुड़ी हुई है तो ही हमें जोड़नी है। क्या नहीं, क्या क्या ऐसी चीजें जोड़ेंगे? पहली बात, यदि इस प्रकार की जो माल जो बेचा जा रहा है, माल या सेवा, तो उसके अंदर कोई भी जीएसटी टैक्स को छोड़ करके, यानी जीएसटी को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के कोई भी कर, ड्यूटी, भार, फीस, शुल्क, कुछ भी हो, वो सब ऐसा कर के रूप में अगर कोई है तो वो उसमें ऐड होता है। नंबर वन बात कि जीएसटी को आपको छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के टैक्स या भार, प्रभार सब जोड़ते हैं। नंबर दूसरी बात इसके अंतर्गत ये है कि यदि कोई ऐसी राशि है जो कि आपूर्तिकर्ता को पेमेंट करनी थी लेकिन वो बायर ने पेमेंट की, जैसे मान लीजिए बीमा चुकाना तो था आपूर्तिकर्ता को लेकिन बायर ने चुका दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में तो वो अगर कीमत में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कीमत भी तो बायर से ली जा रही है, तो वो एक तरह से वो उसको प्रतिफल का भाग होगा कि पेमेंट उसकी बायर कर रहा है तो वो भी उसकी प्रतिफल में जोड़ा जाता है, तो यानी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का भाग होती है। तो ऐसा कोई खर्चा जैसे इंश्योरेंस, द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस पेड बाय द बायर, लाइबिलिटी ऑफ रेट पेड बाय द बायर, तो ये जो सेलर की कोई लाइबिलिटी है उसको बायर पेमेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में यानी रेसिपिएंट और एक होता सप्लायर, तो रेसिपिएंट के द्वारा पे की गई है तो उसको अपन क्या कहते हैं, वो उसकी भाग होती है यदि वो पहले से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसके अलावा तीसरी बात इसमें होती है कि यदि कोई पैकिंग वे, सुपुर्दगी वे, कोई डिजाइन एंड डेवलपमेंट का वे, या कोई इस तरीका का खर्चा है जो कि कंसल्टेंसी से संबंधित है, कोई कमीशन से संबंधित है, तो ऐसा जो खर्चा होता है, तुलाई वे, लदाई वे, इस तरीके के, तो ऐसे खर्चे जो सुपुर्दगी के समय किए गए हों या सुपुर्दगी के से पूर्व किए गए हों, उन सभी खर्चों को भी इसके अंतर्गत ऐड कर दिया जाता है यदि वो पहले से एडेड नहीं है तो। फिर इसके बाद कोई लेट पेमेंट है, कोई विलंबित शुल्क उसने कोई भुगतान किया रेसिपिएंट ने, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट लगाया तो वो भी उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा। और लास्ट बात एक ऐसी है कि कोई सब्सिडी की राशि यदि उस कीमत में जुड़ी हुई है तो वो जुड़ी रहेगी, लेकिन यदि वो सब्सिडी की राशि जुड़ी हुई नहीं है या उसने घटा दी है तो हम उसे जोड़ देंगे। और वो कौन सी सब्सिडी, किसी संस्था, प्राइवेट से या किसी विदेशी सरकार से प्राप्त हो तो ही उसको जोड़ेंगे। यदि उसने ये जो सब्सिडी है वो किसी विदेशी सरकार से न प्राप्त करके केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त होती है तो फिर उसको अपन नहीं जोड़ते हैं, और यदि वो जुड़ी हुई है तो उसको घटा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात सब्सिडी के बारे में ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी सब्सिडी ही जुड़ी रहती है जो कि प्राइवेट से हो या विदेशी सरकार से हो। यदि कोई सब्सिडी केंद्र या राज्य सरकार से प्राप्त है और वो प्राइस के अंदर जुड़ी हुई है तब तो उसको वहां से हटा देंगे, और यदि घटी हुई है तो उसको वापस जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको सब्सिडी के बारे में ध्यान रखना। कुछ मदें ऐसी होती हैं, ये तो अपने जोड़े जाने वाली 5 मदों के बारे में कहा। घटाई जाने वाली मदों में सिर्फ बट्टा है, डिस्काउंट है। बट्टे 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो डिस्काउंट जो है वो आपूर्ति करने से पहले का या मालूम होता है, आपूर्ति करते समय दिया जाता है, आपूर्ति से पहले का होता है। और एक बट्टा होता है आपूर्ति के बाद का। जो आपूर्ति से पहले का बट्टा होता है वो निश्चित रूप से उस इनवॉइस से अटैच्ड होता है या इनवॉइस के अंदर वो शामिल होता है। तो यदि इस प्रकार का बट्टा पहले से घटा हुआ नहीं है इनवॉइस में तो हम अब घटा देंगे उसको, लेकिन यदि इनवॉइस में घटा दिया गया है उसको तो फिर अब घटाने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये बट्टा जो होता है वो वास्तव में जो नॉर्मल जो ट्रेडिशन है बिजनेस की उसके अनुसार होना चाहिए। यदि किसी विशिष्ट ग्राहक को ऐसा बट्टा दिया जाता है तो फिर वो माइनस नहीं होता है, यानी वो नहीं घटता है प्रतिफल में से या ट्रांजैक्शन वैल्यू में से घटाया, ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्ञात करते समय नहीं घटाते हैं सूची मूल्य में से। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल ट्रेडिशन के अनुसार हो और उसको बीजक में से जो है वो उसका भाग हो, बीजक से जुड़ा हुआ हो, संबद्ध किया हुआ हो, तो हम उसको बीजक में से घटा हुआ नहीं है तो अब हम उसको घटा देंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपूर्ति के बाद का होता है, तो आपूर्ति के बाद का बट्टा भी घटाया जाता है, लेकिन वो तब घटाते हैं जब आपूर्ति करते समय पता था कि ये बट्टा बनेगा। आपूर्ति करते समय पता था कि ये ठहराव उनके एग्रीमेंट में था। और तीसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो बट्टा बाद में जब दिया जाता है तब उसको बीजक से अटेस्ट कर दिया गया हो, संबंधित बीजक से उसको उसमें से संबद्ध कर दिया हो।
जो बीजक जो जारी किया जा रहा है उसमें इस बात को अटैच किया हुआ है, यानी वो जुड़ा हुआ है उसके अंदर, वो बट्टा माइनस नहीं किया। क्यों? कि उस समय उसको नहीं दिया गया, वो बाद में दिया गया, बाद में बट्टा दिया गया, तो वो तभी दिया जा सकता है जब उसको बीजक से अटैच कर दिया जाए। पहले अगर नहीं है तो वो बाद में बीजक में उसको शामिल करते हुए लिस्ट प्राइस को उसके अंदर और फिर उसको माइनस किया जाए, तो वो बीजक से उसमें उसका उल्लेख हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीजक में अगर वो जुड़ा हुआ है तभी वो माइनस होगा, नहीं तो वो माइनस में नहीं होगा। अगर कोई चीज पहले माइनस करती तो माइनस करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो बीजक में जुड़ा हुआ है तभी तो उसको माइनस किया जाएगा। और तीसरी और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिस व्यक्ति को पहले डिस्काउंट जो बीजक जारी किया गया था उसमें वो सब चीजें सम्मिलित, यानी डिस्काउंट माइनस नहीं किया हुआ था, तो उसकी जो रेसिपिएंट ने जो उसकी परचेज प्राइस थी उसके ऊपर उसने आईटीसी प्राप्त किया, तो वो ज्यादा प्राइस के ऊपर आईटीसी प्राप्त किया। अब उसके ऊपर डिस्काउंट उसको मिल गया तो उतनी आईटीसी उसको वापस कर देनी चाहिए कि जितने बट्टे के ऊपर बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो आईटीसी है वो वापस कर देगा, तभी डिस्काउंट माइनस में होगा, तभी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में से माइनस होगा। अगर उसने वो वापस नहीं की है तो ऐसा नहीं होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। और एक डिस्काउंट के बारे में और है कि यदि इस प्रकार का कोई बट्टा है, जो बट्टा जो है वो किसी इंसेंटिव के रूप में दिया गया है, जैसे क्रेता को ये कहा गया कि तुम इतनी बिक्री से ज्यादा बिक्री कर लोगे तो तुम्हारे को ये इतना बट्टा बाद में देंगे। अब चूंकि ये बट्टा पहले मालूम नहीं है कि कितनी बिक्री वो बढ़ाएगा और उससे कितने निश्चित रूप से कितनी बट्टा उसका बनेगा, ये पता नहीं है। तो इस प्रकार का बट्टा जब मालूम ही नहीं होता है तो ऐसे बट्टे की राशि को हम घटाते नहीं हैं और इसको हम इंसेंटिव बोनस मानते हैं, उसको क्रय प्रतिफल के में से माइनस, ऐसे छूट को माइनस नहीं किया जाता है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में अपनी इसकी जो कंडीशन है वो दो महत्वपूर्ण कंडीशन होती हैं कि वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, तो कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। तो रिलेटेड पर्सन नहीं होने का मतलब यहाँ पर क्या है, एक रिलेटिव नहीं होना, यानी वो एक परिवार का सदस्य नहीं हो। एक बात तो ये परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी जब ट्रांजैक्शन दो पार्टियों के बीच में होता है तो वे दोनों रिलेटिव नहीं होने चाहिए। यहां रिलेटिव की होने की यानी संबद्ध व्यक्ति होने की परिभाषा में बिल्कुल स्पष्ट है। यहां पर परिवार के अंदर ये क्या लेता है, परिवार की दो कैटेगरी इसने बनाई कि एक ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी हो और उसके बच्चे हो, जीवन साथी और उसके बच्चे हों। दूसरी परिवार की कैटेगरी ऐसी है जिसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और दादा दादी, अगर इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो तभी उनको रिलेटेड मानेंगे जब वो उसके ऊपर आश्रित हों पूर्णतः या अंशतः, तो वो रिलेटेड माने जाएंगे। तो इस तरीके की अगर कोई बात है तो वो ये कहता है कि वो परिवार की श्रेणी में आएंगे और उनके साथ कोई भी व्यवहार है वो इसकी श्रेणी में हम लेंगे कि भाई वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे। दूसरे हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट आपस में उनके जुड़े हुए हों, जैसे एक ही किसी कंपनी, एक ही साझेदारी फर्म में साझेदार हों, किसी एक कंपनी में ही संचालक हों, किसी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो, एक व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित करता है या दूसरा पहले को नियंत्रित करता है, या एक दो को नियंत्रित करते हैं या दो जने एक का नियंत्रित करता है, तो ये कोई कंट्रोलिंग उसके ऊपर होती है तो फिर वो रिलेटेड मान लिए जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं जैसे एक एक्स होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडियरी कंपनी है तो वो दोनों संबंधित हो गई। और इसी तरीके से एक बात इसमें इंपॉर्टेंट और है कि यदि कोई ऐसा प्रधान और एजेंट के बीच का संबंध है जहां पर एजेंट एकमात्र एजेंट है, सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो भी संबंधित व्यक्ति कहलाएंगे। ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि एजेंट की स्थिति में भी कौन सा, अगर अकेला एजेंट है, अकेला डिस्ट्रीब्यूटर है, तो एजेंट का मतलब दलाल एजेंट, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडर कमीशन वाला एजेंट हो सकता है, वसूली एजेंट हो सकता है, आड़तिया हो सकता है, नीलामकर्ता हो सकता है, ये सब दलाल की एजेंट की परिभाषा में आते हैं। कीमत एकमात्र प्रतिफल का यहाँ सीधा सीधा सा अभिप्राय ये है कि जो प्रतिफल, पहली बात तो प्रतिफल होता है, ये तो धारा 231 के अंतर्गत बताया गया कि प्रतिफल क्या होता है। तो ये प्रतिफल क्या होता है ये है, यहां पर इसका आपूर्ति मूल्य से संबंध नहीं, आपूर्ति मूल्य से संबंध नहीं है, लेकिन वो तो प्रतिफल बताता है कि भाई प्रतिफल होना आवश्यक होता है। तो प्रतिफल किसे कहते हैं, प्रतिफल का मतलब ये होता है कि वो जो किसी व्यवहार की जो कीमत चुकाई जाती है या चुकाई जाने वाली कीमत होती है, वो कीमत क्या कहलाती है, प्रतिफल कहलाती है। चाहे वो कीमत
मुद्रा के रूप में चुकाई जाए, किसी अन्य रूप में चुकाई जाए, या चुकाने वाला आपूर्तिकर्ता हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, या इस प्रकार की जो प्रतिफल है वो किसी कार्य के करने के रूप में चुकाया जाए या कार्य न करने के रूप में चुकाया जाए, तो वो प्रतिफल की परिभाषा में आता है। तो पहली बात तो धारा 231 के अनुसार वो प्रतिफल की परिभाषा में आना चाहिए। यहां सेक्शन 15(1) क्या कहती है कि प्रतिफल तो होना चाहिए, ये तो स्पष्ट है, लेकिन प्रतिफल का साथ ये भी है कि वो कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए, कि कीमत के अलावा अन्य कोई चीज कोई है तो वो फिर उसको अपन इस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिसाइड नहीं करेंगे। यहां कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होने का विवरण सीधा सीधा एक ही है कि यदि मान लीजिए वो काइंड के रूप में पेमेंट कर रहा है, अब ये कैसे, तो फिर तो केवल मात्र कीमत ही एकमात्र प्रतिफल नहीं हुआ। अगर कोई चीज को ये कहता है कि ये आप जो है वो किसी ने किसी वस्तु एक्स ने किसी वाई को कोई चीज बेची और वाई कहता है कि भाई ये मैं इतने रुपए तो आपको नकद दूंगा और बाकी आपको ये सामान दूंगा, तो फिर ये प्रतिफल एकमात्र कीमत एकमात्र प्रतिफल नहीं हुआ, ये पता नहीं रहे कि इसकी क्या कीमत डिसाइड हुई। तो यहां पर ठीक है मुद्रा के रूप में पेमेंट हुआ, कहने का अभिप्राय यह है कि यदि किसी वस्तु का पूर्णतया मुद्रा के रूप में पेमेंट हो रहा है तो ये कीमत ही उसका एकमात्र प्रतिफल हुआ और वो तो आपको रूल्स 15(1) के अनुसार ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यदि कीमत के रूप में अगर पूर्णतया मुद्रा में पेमेंट नहीं हो रहा है और अन्य कोई काइंड के रूप में या अन्य किसी तरीके से भी कोई बात है तो फिर उसको रूल्स के हिसाब से उसका डिसाइड किया जाएगा, नियमों के अनुसार उसका निर्धारण होगा, न कि सेक्शन 15(1) के अंतर्गत उसका निर्धारण होगा। तो ये एक इसमें प्रतिफल के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि एडवांस के रूप में कोई राशि अगर क्रेता से प्राप्त हो रही है तो वो भी प्रतिफल का भाग ही होती है, उसका पेमेंट भी उसको प्रतिफल का भाग ही माना जाता है। लेकिन यदि क्रेता ने कोई डिपॉजिट विक्रेता के पास करा रखी है और उस पर उसको ब्याज भी मिल रहा है तो फिर वो प्रतिफल का भाग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर मान लीजिए क्रेता या रेसिपिएंट या प्रापक इस बात की सहमति दे देता है कि मैंने आपसे इतना रुपए का सामान खरीदा है, फिर मेरी कुछ इतनी डिपॉजिट आपके पास पड़ी हुई है, उसको आप मेरे इस जो पेमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो प्रतिफल का भाग मान लिया जाएगा इस प्रकार के डिपॉजिट को। तो ये कुछ बातें जो थी इंपॉर्टेंट जो प्रतिफल के बारे में और कीमत का एकमात्र प्रतिफल होने का बारे में, यहां थोड़ा सा डिफरेंस ये रखना कि कीमत जो प्रतिफल है वो सीजीएसटी की धारा 231 बताती है कि प्रतिफल क्या होता है, लेकिन कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए, ये आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू की इसलिए 15(1) कहती है, कंडीशन लगाती है। तो वो कीमत ही एकमात्र प्रतिफल होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से उसका डिसाइड किया जाएगा आपूर्ति का मूल्य। थैंक्स वेरी मच, आज के लिए इतना ही।